Good morning students, welcome back in today's session of Business Studies class. In this session we are going to discuss the techniques of scientific management given by the F.W. Taylor. First is functional foremanship, second one is standardization of work, third is simplification, fourth is method study, fifth one is motion study, sixth is time study, seventh one is fatigue study, eighth one is mental revolution, and last one is differential piece wage rate system. Now one by one we are going to discuss all the techniques given by the F.W. Taylor, and first technique is functional foremanship. F.W. Taylor has propounded the functional foremanship, this form of organization totally based on the principle of specialization and makes full utilization of expertise of the various experts. In a functional organization, work is divided into small parts and each part is assigned to an expert. In this manner, all the benefits of specialization are availed of. F.W. टेलर ने बच्चे क्या कहा है कि वो कहते हैं कि हमें अपने टोटल टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए और जो भी एक्टिविटी है वो एक एक्सपर्ट पर्सन को देनी चाहिए जो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट पर्सन हो, यानी कि एक्टिविटीज को स्पेशलाइजेशन के बेस पर ही डिवाइड किया जाना चाहिए ताकि हम फुल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर सकें, वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकें। इसीलिए उन्होंने अपने टोटल टास्क को बहुत स्मॉल एक्टिविटीज में डिवाइड किया और हर एक्टिविटी के ऊपर उन्होंने एक बॉस अपॉइंट किया, एक हेड अपॉइंट किया। अभी हम एक एग्जांपल की हेल्प से और डायग्राम की हेल्प से इस जो टेक्निक है उसे और क्लियर करेंगे। आपको पता है बेटा कि जो F.W. टेलर हैं उन्होंने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स, जो भी टेक्निक्स प्रोपाउंड की, उन्होंने उसमें मेन फोकस जो है वो रखा वर्कर को, लेबर को, क्योंकि वो कहते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होता है, वर्कर होता है। अगर वर्कर अच्छा प्रोड्यूस करेगा, वर्कर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के साथ आउटपुट प्रोवाइड करेगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के पाथ पर जा सकती है। तो इसीलिए उन्होंने अपनी फर्स्ट टेक्निक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज वर्कर, उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ एफर्ट्स किए। उन्होंने कहा कि हमें अपने टोटल टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, और उन स्मॉल पार्ट्स को स्पेशलिस्ट को सौंपना है, यानी कि जो वर्कर जिस काम को करने में एक्सपर्ट है उस वर्कर को वही काम दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप उसे काम दे दो कि वो एक्सपर्ट है वो अपने आप कर लेगा, नहीं, उसके ऊपर भी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस रखी, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे सुपरवाइजर्स जो हैं वो अपॉइंट किए कि जो वर्कर को गाइड करेंगे कि किस तरह से उसने काम को करना है। तो इस डायग्राम में बेटा आप देख सकते हो कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के टू जो सेक्शंस हैं, फर्स्ट सेक्शन है प्लानिंग सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन है प्रोडक्शन सेक्शन, यानी कि एक साइड प्रोडक्शन ऑफिसर है तो दूसरी साइड प्लानिंग ऑफिसर है। प्लानिंग ऑफिसर के अंडर 4 ऑफिसर्स और क्लर्क जो है वो काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफिसर के अंडर भी 4 सुपरवाइजर कह सकते हो, 4 बॉस कह सकते हो, काम कर रहे हैं। अब वेरी फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग ऑफिसर के अंडर काम करने वाले क्लर्क को। सबसे फर्स्ट है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क ये डिसाइड करता है कि एक वर्कर को किन किन स्टेप्स से होकर गुजरना है, यानी कि उस वर्कर का जो टोटल टास्क है उस टास्क को करने में उस वर्कर को किन किन स्टेप्स से जो है वो क्रॉस होना पड़ेगा। सेकंड क्लर्क है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो है वो उसे जनरल इंस्ट्रक्शन देगा, किसे, वर्कर को वो जनरल इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। नेक्स्ट जो है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये डिसाइड करेगा कि किस टाइम पर कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है और किस टाइम पर कौन सी एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, ओवर करना है।
और कोस्ट क्लर्क ये डिसाइड करेगा कि स्टार्टिंग टाइम और कंप्लीटिंग का जो टाइम होगा उन दोनों टाइम्स के बीच में किस कोस्ट में प्रोडक्शन करना है एक वर्कर को। टाइम यानी कि 1 घंटे में प्रोडक्शन करना है, 2 घंटे में प्रोडक्शन करना है। कोस्ट 100 रुपीज उस पर कोस्ट आनी चाहिए या 125 रुपीज उस पर कोस्ट आनी चाहिए। लास्ट वन इज डिसिप्लिन ऑफिसर। डिसिप्लिन ऑफिसर जो है वो ये डिसाइड करेगा कि जो पाथ रूट क्लर्क ने डिसाइड किया था, जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने इशू की थी, जिस टाइम में प्रोडक्शन होना चाहिए, जिस कोस्ट में प्रोडक्शन होना चाहिए, वो सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो है वो ऑर्डरली फॉर्म में और सिस्टमेटिक वे में हो रही है या नहीं हो रही है। अब ये 4 जो क्लर्क हैं ये किसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? वर्कर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इनका काम क्या है? प्लानिंग सेक्शन के जो है ये क्लर्क्स हैं। अब वर्कर को रियल में क्या करना है? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन सेक्शन के जो सुपरवाइजर्स हैं वो भी वर्कर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे। वहां पर फर्स्ट जो है बॉस होगा, दैट इज कॉल्ड गैंग बॉस। गैंग बॉस ये चेक करेगा कि एक वर्कर को काम करने के लिए जिन मशीन्स, टूल्स, अदर रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या वो सब कुछ वर्कर के पास अवेलेबल है या नहीं है। मतलब किसी काम में डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो रूट क्लर्क ने पाथ डिसाइड कर दिया, इंस्ट्रक्शन क्लर्क ने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि काम को कैसे करना है। अब रियल में काम होगा कैसे? मशीन्स, टूल्स, रॉ मटेरियल से ही काम होना है, तो वो सब कुछ अरेंज करना किसकी ड्यूटी रहेगी? गैंग बॉस की ड्यूटी रहेगी। नेक्स्ट जो होगा वो होगा स्पीड बॉस। स्पीड बॉस ये चेक करेगा कि जिस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, जो टाइम पीरियड टाइम और कोस्ट क्लर्क ने डिसाइड किया था, क्या उस टाइम पीरियड में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उसी क्वालिटी का हो रहा है जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइम को हम सेव कर रहे हैं और हम अपनी क्वालिटी को भी मिनिमाइज कर रहे हैं। वहां पर वो ये चेक करेगा कि पर्टिकुलर क्वालिटी का जो हमने प्रोडक्शन करना है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो भी रहा है या नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें। स्पीड चेक की जाएगी। और यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखी जाती है कि एक वर्कर जिस स्पीड से काम कर रहा है वो उतनी ही स्पीड के लिए परफेक्ट है या उसकी स्पीड उससे कम है या ज्यादा है। अगर कोई वर्कर कम स्पीड से काम कर रहा है तो उसे कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। कोई वर्कर एक्स्ट्रा स्पीड से, ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है तो उसकी स्पीड को थोड़ा ऑब्जर्व किया जाएगा कि कहीं ये ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है और क्वालिटी को डिक्रीज ना कर रहा हो। ये सब बातें चेक करना किसकी ड्यूटी रहेगी? स्पीड बॉस की ड्यूटी रहेगी। नेक्स्ट बॉस इज रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस ये चेक करेगा कि आपकी जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, वो उनकी कंडीशन प्रॉपर है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मशीन खराब होने वाली है, कुछ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स आपको चाहिए और वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जांपल ले सकते हो कि हमें कटिंग करने के लिए नाइफ और सीजर्स और कटर्स की जरूरत है, वो सब कुछ हमारे पास है तो सही, लेकिन वो शार्प नहीं है, प्रॉपर कटिंग नहीं कर रहे हैं हमारे मटेरियल की। तो ये सब कुछ देखना किसकी ड्यूटी रहती है? रिपेयर बॉस की ड्यूटी रहती है। लास्ट ऑफिसर इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम है क्वालिटी को चेक करना, क्वालिटी कंट्रोल्स को उसने पूरी तरह से देखना है, क्योंकि अगर हमने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिक्रीज कर दिया तो हमारी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो क्वालिटी जो है उसके साथ हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिस भी क्वालिटी की गुड्स प्रोड्यूस करना चाहती है, इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है कि वो उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखेगा और ऑब्जर्व करेगा किसे? वर्कर्स को। तो फर्स्ट टेक्निक थी बेटा फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा है कि हमें अपने वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है और एक पर्टिकुलर वर्कर को वो स्मॉल पार्ट असाइन करना है, और असाइन करने के बाद हमारी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है, हमने उसे इंस्ट्रक्शंस देनी है। और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए उन्होंने एक वर्कर के ऊपर टोटल 8 क्लर्क्स, 8 सुपरवाइजर्स, 8 बॉस जो हैं
वो अपॉइंट किए हैं कि एक वर्कर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे कौन चेक करेगा। ये 8 बॉस हैं जो हमारे वर्कर को सुपरवाइज कर रहे हैं, उसे गाइड कर रहे हैं, उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे फर्स्ट टेक्निक आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कम टू द सेकेंड वन, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज after due deliberation. For example, the amount of work is to be done by a worker in a day may be standardized in the same manner. Standards may also be set for raw material, machines and tools, techniques and working conditions also. Standardization क्या होता है बेटा कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उस वहां पर प्रोडक्शन करने के लिए स्टैंडर्डाइज मशीन होनी चाहिए। यानी कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कौन सी मशीन से होना है, उस प्रोडक्शन करने में कौन कौन से टूल्स हमें यूज करने हैं, कितना रॉ मटेरियल हमने यूज करना है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्या कर दिया जाना चाहिए, सेट कर दिया जाना चाहिए। एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताती हूँ कि एक जो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो केक बना रही है। अब केक बनाने में कितना उसे जो है वो मैदा यूज करना है, कितनी शुगर यूज करनी है, कितना कंडेंस्ड मिल्क यूज करना है, कितना एसेंस यूज करना है। ठीक है, इसके लिए क्या होंगे, एक स्टैंडर्ड होंगे। अब जो केक बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मॉल साइज में भी केक बना रही है, मीडियम साइज में भी बना रही है और लार्ज पैकिंग में भी बना रही है। तो सबके लिए क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होंगे। अगर बिल्कुल स्मॉल पैकिंग में 5 और 10 रुपीज का केक प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसके स्टैंडर्ड क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, यानी कि उसमें कितनी शुगर डालनी है, कितना मैदा डालना है, कितना कंडेंस्ड मिल्क डालना है, तो ये सब कुछ क्या रहेगा वहां पर डिफरेंट रहेगा एज कंपेयर टू लार्ज साइज। लार्ज साइज के लिए क्या होंगे, स्टैंडर्ड अलग होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कंसर्न्स अलग अलग क्वालिटीज के प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं। हम सीलिंग फैंस का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ओरिएंट के जो फैंस हैं वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है सीलिंग फैंस में। ठीक है, अब ओरिएंट जो है वो अलग अलग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के फैंस मार्केट में प्रोड्यूस कर रही है। यानी कि कोई फैन उनका 1000 रुपीज का है, कोई 2000 रुपीज का है, कोई 5000 रुपीज का है। ये सब क्या है, ब्रांड सेम है, ओरिएंट उनकी कंपनी है, सब पर ओरिएंट का टैग है, लेकिन फिर भी सबके प्राइजेस क्या है, डिफरेंट क्या है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि सबके क्वालिटीज क्या है, डिफरेंट है। तो अलग अलग क्वालिटी की गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। और वो स्टैंडर्ड्स आपको सेट करने चाहिए ताकि आपके वर्कर्स प्रॉपरली काम कर पाए। सभी को पता हो कि मुझे किस स्टैंडर्ड का गुड प्रोड्यूस करना है, उसमें कौन सी मशीन यूज होगी, कौन सा टूल यूज होगा, कितना रॉ मटेरियल यूज होगा। तो पहले से ही क्या कर दिए जाने चाहिए, स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए जाने चाहिए। Come to the third one, that is simplification. It refers to that technique which is used to put an end to unnecessary types, qualities, size, weights, etc. of the product. It implies reduced inventories, fuller utilization of equipment and increased turnover. It results in saving of cost of labor, machines and tools. बहुत अच्छा जो है ये टेक्निक टेलर ने प्रोपाउंड किया, जो है सिंप्लीफिकेशन। वो कहते हैं कि हमें अपने काम को सिंपलर बनाना है ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी स्पीड क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, उनकी एफिशिएंसी, उनकी इफेक्टिवनेस में इम्प्रूवमेंट आ सके। अब देखो, अगर एक ही तरह का काम आपको बार बार करना हो तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड उसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उस प्रोडक्ट के जो मेजरमेंट होंगे वो आपको क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे कि हमें इस तरीके से काम करना है। बार बार हमें मेजरमेंट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एग्जांपल लेके आपको 2 एग्जांपल लेके मैं इसे क्लियर करती हूँ। अब देखो, अगर आपकी मदर किचन में काम कर रही है, वो किसी भी चीज को मेजर नहीं करती हैं, जो भी कुक करना है खाना, ठीक है, हर चीज अप्रोक्सीमेट वे में जो है वो यूज होती है और खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। ठीक है, क्या है ये, सिंप्लीफिकेशन है। वो सिंपल मेथड से काम करती हैं, डेली वो उन्होंने इन एक्टिविटीज को करना है जिसमें वो क्या हो चुकी हैं, परफेक्ट हो चुकी हैं, एफिशिएंट हैं, इफेक्टिव हैं। और अगर वही काम आप करते हो, ठीक है, आपको अगर एक दिन खाना कुक करना है तो आप हर चीज को बड़ा मेजर कर करके यूज कर रहे हो, जबकि आप अपनी मम्मा को किचन में देखते हो कि वो किसी चीज को मेजर नहीं कर रही हैं।
ठीक है, वो अगर टी के अंदर मिल्क मिक्स करना है उन्होंने, ठीक है, तो वो डायरेक्ट बिना मेजर किए उसके अंदर डाल रही हैं, ठीक है। और अगर आप कर रहे हो तो आप क्या करते हो, कप या ग्लास के अंदर मिल्क मेजर करते हो, फिर आप उसको टी में मिक्स करते हो, ठीक है। तो आपका क्या है कि आप एफिशिएंट नहीं हो। क्यों एफिशिएंट नहीं हो? क्योंकि आप डेली उस काम को नहीं कर रहे हो। अब आते हैं हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल मैं लेती हूँ कि एक शू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर शू बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सभी शूज पहनते हैं, तो हम सभी को पता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो शूज बना रही हैं वो या तो किड्स के बना रही हैं, या लेडीज के बना रही हैं, या जेंट्स के बना रही हैं, ठीक है। और वहां उनका जो मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट का एक स्केल है। हम जब शूज परचेज करने जाते हैं, फुटवेयर परचेज करने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि 13 नंबर के बाद 15 नंबर का फुटवेयर है, 15 के बाद 17 का है, 32 के बाद 34 का है। ऐसा नहीं है कि 32.3 का भी शूज आ रहा है, 33.1 का भी शूज आ रहा है, 34.2 का भी शूज आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, स्टैंडर्ड सेट कर दी है। ऐसा क्यों किया गया? सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि वर्कर्स की स्पीड इंक्रीज हो सके। अब एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 3 ही नंबर के फुटवेयर्स मार्केट में उतारती है, 32, 34 एंड 36, ठीक है। इससे क्या होगा, उनके वर्कर्स की स्पीड इंक्रीज होगी। अब जो वर्कर 32 साइज का शू प्रिपेयर कर रहा है, तो उसे मेजरमेंट लर्न हो जाएगा कि उसे 32 साइज के शूज के लिए कितना लेदर लेना है, कितने लीसेस लेने हैं, मशीन में किस तरह से कटिंग करके डालना है। उसे बार बार किसी चीज को मेजर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं कि आप अननेसेसरी साइज, अननेसेसरी टाइप्स, अननेसेसरी वेट्स को क्या कर दो, खत्म कर दो, एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो अपने प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स को। हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में खरीदते हैं, हम देसी घी का एग्जांपल ले रहे हैं। देसी घी या तो आ रहा है 1 kg की पैकिंग में, या आ रहा है 5 kg की पैकिंग में, देन 10 kg, देन 15 kg, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो 11 kg में भी आ रहा है, 12 kg में भी आ रहा है, 7 kg में भी आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन किया है, ठीक है। अननेसेसरी जो वेट्स के साइज हैं उनको रिड्यूस कर दिया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो सिंप्लीफिकेशन को फॉलो करें, ताकि उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट टेक्निक्स। दीज टेक्निक्स आर कॉल्ड वर्क स्टडी टेक्निक्स। फर्स्ट 3 बच्चे हमने डिस्कस की, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 टेक्निक्स टेलर ने दी हैं, उन टेक्निक्स को हम कहते हैं वर्क स्टडी टेक्निक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द वर्क स्टडी टेक्निक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 वर्क स्टडी टेक्निक्स हैं, जिससे हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज मेथड स्टडी। इट रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग द मोस्ट सुटेबल वे to do a particular activity. To conduct this study, process chart and operation research techniques are used. The main objective of this study is to find out best way of doing the job. जैसा कि बेटा आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है कि मेथड स्टडी, हमने यहाँ पर बेस्ट मेथड को जो है वो सर्च करना है कि काम को करने के लिए हमारा बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, ठीक है। बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, अगर हम उन्हें मशीन से करते हैं तो हमारी अलग कॉस्ट और अलग क्वालिटी आती है, और उसी सेम एक्टिविटी को, उसी सेम प्रोडक्शन को अगर हम मैनुअली करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो डिफरेंट हो जाती है। तो अब हमने यहाँ पर बेस्ट मेथड देखना है कि मैनुअली करना बेस्ट है या उसको मशीन से करना बेस्ट है, किससे बेस्ट क्वालिटी आएगी और कॉस्ट मिनिमम आएगी। क्वालिटी क्या चाहिए? सुपीरियर चाहिए। कॉस्ट क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। तो एक बेस्ट मेथड को आप यहाँ पर सर्च करोगे, और बहुत सारे ऑपरेशनल रिसर्च यूज करने पड़ते हैं एक बेस्ट मेथड को सर्च करने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मोशन स्टडी। इट रेफर्स टू अ टेक्निक्स टू स्टडी द मूवमेंट्स those are necessary for doing a well defined job or work. The movie camera is used to conduct this study. The main objective of this study is to eliminate the unnecessary motions. बच्चे आपको पता है कि हम एक काम को करने के लिए बहुत सारे मोशंस करते हैं। मोशंस मीन्स स्टेप्स यूज करते हैं
कि एक काम हमने करना है तो हम बहुत सारे स्टेप्स यूज करते हैं तो ही वो काम क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अगर कोई अननेसेसरी मोशन आ रहा है हमारे काम को करने में, जो हमारे काम में डिले कर रहा है, तो हमें उस मोशन को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम मोशन स्टडी करेंगे। अब अगर आप चेयर पे बैठे हो और चेयर पे बैठकर आपके सामने एक टेबल है, उस टेबल पे आपके पास कुछ पार्ट्स हैं जिन्हें आपने असेंबल करना है। ठीक है, और उन पार्ट्स को असेंबल करने के लिए आपके कुछ नट टूल्स हैं, जो आपका एक बॉक्स है, और वो बॉक्स जो है आपकी टेबल पे रखने का स्पेस नहीं है, आपने उसे नीचे जमीन पर रखा हुआ है। अब बार बार आप बेंड होते हो, झुकते हो जमीन से, उस टूल बॉक्स में से कुछ ना कुछ टूल सर्च करते हो और फिर अपने पार्ट्स को असेंबल करके प्रोडक्ट की शेप देते हो। अब बार बार बेंड होने से आप में क्या हो जाएगा, थकावट भी हो जाएगी, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो अब क्यों ना हम अपने वर्कर को या तो बड़ा टेबल दे दें जिसपे टूल बॉक्स भी आ जाए। अगर हमारे पास बड़ा टेबल अवेलेबल नहीं है तो हम एक एक्स्ट्रा टेबल या छोटा सा कोई स्टूल अपने वर्कर को टेबल के साथ, उसकी चेयर के साथ लगाकर दे दें कि उसे बार बार बेंड ना होना पड़े, बार बार अपने टूल बॉक्स में से झुककर कुछ ना उठाना पड़े। तो अननेसेसरी मोशंस को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिससे हमारी स्पीड जो है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज टाइम स्टडी. It refers to determining the standard time required to complete a particular activity. The standard time is determined on the basis of average time taken by the several experiences of the same work. This study is conducted with the help of a stopwatch. अब अगर हम किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा देर लगाते हैं, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। यानी कि इतनी देर में दो चीज़ें प्रोड्यूस हो जानी चाहिए थी और हमने एक ही चीज़ प्रोड्यूस की है। ठीक है, तो इट मीन्स हम अननेसेसरी टाइम जो है वो लगा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी वर्कर ना करे, अपने काम को टाइम पर वो कंप्लीट कर दे, उसके लिए टाइम स्टडी टेक्निक को प्रोपाउंड किया गया। अब टाइम स्टडी टेक्निक को प्रोपाउंड करने में टेलर ने ये कहा है कि हमें एक वर्कर को पर्टिकुलर टाइम देना चाहिए कि आपने 1 घंटे में 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, 5 घंटे में 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। इस तरह से उसे एक स्टैंडर्ड टाइम दे दिया जाना चाहिए कि इतने टाइम में आपको इतना काम कंप्लीट करना है। जैसे आप एग्जाम देते हो, आपके लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 3 आवर्स। 3 आवर्स में आपको आपका एग्जाम कंप्लीट करना है, चाहे आपकी गुड हैंड राइटिंग आए, चाहे आपकी बैड हैंड राइटिंग आए। स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो बहुत अच्छा लिखते हो, ठीक है, हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है, मटेरियल भी बहुत अच्छा डालते हो, और लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, वही हैंड राइटिंग गंदी हो जाती है, मटेरियल की जो क्वालिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं टाइम ओवर होने वाला है। ठीक है, क्यों? हमें कैसे पता चलता है, हमारे पास वॉच है, हमें पता है कि इतने बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ था और इतने बजे ओवर हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपके पास वॉच नहीं है तो आपको जो आपका एग्जामिनर इन्विजिलेटर होता है वो आपको बताता रहता है कि 1 आवर इज लेफ्ट, 2 आवर इज लेफ्ट, 30 मिनट्स आर लेफ्ट, इस तरह से अनाउंसमेंट होती रहती है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से हमें अपने वर्कर्स के ऊपर भी एक स्टॉप वॉच लगाना चाहिए। स्टॉप वॉच का मतलब अलार्म लगा देना चाहिए कि 1 घंटे में आपके 2 यूनिट प्रोड्यूस हो जाने चाहिए। 1 घंटे बाद अलार्म बजेगा और सभी जो वर्कर्स हैं अपने 2 यूनिट्स जो हैं एक अपने सुपरवाइजर को, गैंग बॉस को जो सबमिट करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टॉप वॉच का यूज किया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया गया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1 घंटे में हमें 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो ये किस तरह से डिसाइड हुआ कि 1 घंटे में 2 ही यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, 3 क्यों नहीं करने, 1 क्यों नहीं करना? ये डिसाइड होता है एक्सपीरियंस से, जो पास्ट एक्सपीरियंस मैनेजर्स के पास होता है। मैनेजर्स देखते हैं कि आमतौर पर पिछले प्रोजेक्ट के अंदर, पिछले सालों के अंदर हमारे पुराने वर्कर्स ने कितना प्रोडक्शन कितने टाइम पीरियड में किया, उसके बेस पर ही टाइम स्टडी टेक्निक्स में टाइम को सेट किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट वर्क स्टडी टेक्निक, दैट इज फटीग स्टडी। फटीग मीन्स थकान। हम सभी थक जाते हैं। ठीक है, जब आप बहुत सारा काम करते हो तो आपको क्या फील होने लगती है, थकान फील होने लगती है। आपको क्या चाहिए, बीच में रेस्ट चाहिए, कुछ इंटरवल चाहिए। जैसे जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या होता है, हमारे फर्स्ट 3 और 4 पीरियड्स के बाद हमें क्या मिलता है, रिसेस यानी कि ब्रेक।
उस ब्रेक में हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इधर उधर थोड़ा सा घूमते हैं, फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम फ्रेश हो जाएं। और 5th पीरियड में फिर हम मिलते हैं 4th पीरियड के बाद। मान लो आपकी रिसेस होती है, ठीक है, रिसेस में आप फ्रेश होते हो, अच्छे से खाना खाया आपने, फ्रेंड्स के साथ बातचीत की, ठीक है, तो आप क्या हो गए? फ्रेश हो गए। और फिर नेक्स्ट पीरियड में आप फिर पूरी जो है अपनी 100% कैपेसिटी के साथ फिर से काम करने लगते हो। अगर ऐसा ना हो, आपके 6, 7, 8 जितने भी पीरियड आपके स्कूल में कंटिन्यू हैं, ठीक है, वो लगातार लगते रहें, तो आप क्या हो जाओगे? बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगोगे और आप अच्छे से अपना काम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए टेलर कहते हैं कि हमें अपने एम्प्लॉयज को रेस्ट इंटरवल्स देने हैं, बीच में ब्रेक देना है। इट रेफर्स टू डिटर्मिनिंग द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर जॉब। द रेस्ट रिफ्रेशेस द वर्कर्स, they work again with their full capacity. The main objective of this study is to maintain the efficiency level of workers. जैसे मैंने इस पिक्चर में आपको शो किया है कि जब आपके पास इतनी सारी बुक्स रेगुलर पढ़ने के लिए आपको दे दी जाती हैं, ठीक है, तो आप क्या हो जाते हो? बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? बीच में ब्रेक चाहिए, रेस्ट चाहिए, कि आपको एक बुक पढ़नी है, एक बुक पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा फ्रेश होना चाहते हो, कुछ खाना चाहते हो, किसी से फ़ोन पे बात करना चाहते हो, अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हो, जिससे आप क्या हो जाओ? फ्रेश हो जाओ, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में भी होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 और 4 शिफ्ट्स में वर्कर काम करते हैं, तो वहां पर किसी भी वर्कर को रेगुलर 3 और 4 शिफ्ट्स में काम करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वर्कर थक जाएगा, उसे थकान फील होने लगेगी और वो अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक वर्कर अगर काफ़ी एफिशिएंट है, जिसका फिजिकल वर्क काफ़ी ज़्यादा है, तो उसे फर्स्ट शिफ्ट के बाद 3rd शिफ्ट में अगेन बुलाया जाए, 2nd शिफ्ट में उसे ब्रेक दिया जाए कि इसका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, ये प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएगा। अगर किसी वर्कर का सिटिंग जॉब है, उसका मेंटल वर्क ज़्यादा है, फिजिकल वर्क कम है, तो उसे रेगुलर 1st और 2nd शिफ्ट में हम कॉल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। कि अगर वो एक 1st और 2nd शिफ्ट में बहुत यंग ब्लड है, बहुत एफिशिएंट पर्सन है, उसका सिटिंग जॉब है, ठीक है, तो उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, उसकी जो एक्टिविटी उसे असाइन हुई है, तो उसे हम 1st और 2nd शिफ्ट में कंटिन्यू भी कॉल कर सकते हैं। और जो शिफ्ट्स हैं, उन शिफ्ट्स में भी हमें छोटे छोटे ब्रेक्स देने चाहिए, जैसे कि 2 या 3 घंटे के बाद हमें अपने वर्कर्स को एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक दे देना चाहिए कि आप कुछ खा लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, किसी से बातचीत कर लीजिए। यानी कि अगर हम एक काम को लगातार करते रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगते हैं। हमें बीच में थोड़ा सा भी अगर रिलैक्स मिल जाए तो हम अगेन अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम करने लगते हैं। तो बच्चे, ये 4 वर्क स्टडी टेक्निक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 इज टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, मोशन स्टडी एंड मेथड स्टडी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन, जिसे हम ऑलरेडी प्रिंसिपल्स जब मैंने डिस्कस किए थे आपको, वहां भी डिस्कस किया था कि मेंटल रेवोल्यूशन जो है वो टेलर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टेलर ने अपने पूरे जो टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स हैं वहां पर एक ही बात पर स्ट्रेस दिया है कि हमें एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों के माइंडसेट को क्या करना है? चेंज करना है। मेंटल रेवोल्यूशन कॉल्स फॉर ए चेंज इन द माइंडसेट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एज वेल एज वर्कर्स। As per Taylor, a revolution in mindset of both employers and workers is required because it will promote feeling of cooperation and will be beneficial to both the parties. हमें दोनों की सोच को बदलना है। दोनों कौन है यहाँ पर? एक एम्प्लॉयर है और दूसरा वर्कर है। अब वर्कर ये सोचेगा कि मैं अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा तो ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे और उन ज़्यादा प्रॉफिट्स में से अच्छा शेयर मुझे भी मिलेगा एज ए सैलरी, एज ए बोनस, एज ए वेजेस। और एम्प्लॉयर ये सोचेगा कि जितने प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? कौन कमा कर दे रहा है? हमें कमा कर दे रहे हैं ये वर्कर्स। अगर ये वर्कर्स अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें जितने अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहे हैं? वर्कर्स की वजह से हो रहे हैं। हमें इन्हें सफिशिएंट
एफिशिएंट मानना चाहिए और इन्हें प्रॉपर सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स, इंक्रीमेंट सब कुछ प्रॉपरली देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही हम आज इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो दोनों को ही अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। वर्कर सोच बदलेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन करेंगे और अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। एम्प्लॉयर सोच बदलेंगे कि हमें यही कमा कर दे रहे हैं तो क्यों ना हम इनको अच्छा पेमेंट करें, तो इससे वर्कर्स और मैनेजर्स की जो रिलेशनशिप है वो भी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज अ टेक्निक विच डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड लेस एफिशिएंट वर्कर्स। It rewards the efficient workers and motivate the less efficient ones to improve their efficiency। देखो, सभी वर्कर्स, एम्प्लॉयज जो भी काम कर रहे हैं, सभी किस लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मनी चाहिए। मनी अर्न करने के लिए ही सभी लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। अब अगर उन्हें मनी से रिलेटेड ही टूल से मोटिवेट किया जाए तो वो जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं। टेलर ने ये सोचा है कि अगर हम मनी के मेथड से ही अपने एम्प्लॉयज, लेबर को मोटिवेट करें तो हम बहुत अच्छा सक्सेस रेट पा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप अपने एम्प्लॉयज, वर्कर्स के लिए ना अलग अलग रेट जो है वो वेजेस के डिसाइड कर लीजिए। अब एक एग्जांपल लेके मैं इसको क्लियर करती हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 3 वेज रेट डिसाइड किए गए हैं। फर्स्ट वेज रेट क्या है कि हर एम्प्लॉय को कम से कम 10 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। 10 यूनिट अगर वो प्रोड्यूस करता है, ये उसका स्टैंडर्ड टारगेट है। 10 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं और पर यूनिट उसे मिलेगा 50 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। अब यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है 50 रुपीज के अकॉर्डिंग, उसे कितने मिलेंगे, 500 रुपीज मिल जाएंगे। सेकेंड वेज रेट उन्होंने डिसाइड किया कि अगर कोई वर्कर 12 यूनिट या 12 से अबव यूनिट प्रोड्यूस करता है, 12 और 12 से अबव प्रोड्यूस करता है, तो उसे मिलेगा 60 रुपीज पर यूनिट। अब मान लीजिए कि एक वर्कर है सॉरी, अगर वो 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो उसे कितना मिला, 720 रुपीज मिले। अब थर्ड उन्होंने वेज रेट डिसाइड किया कि वैसे तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो है 10 यूनिट्स, लेकिन अगर कोई वर्कर 10 यूनिट से भी कम प्रोड्यूस करता है तो उसे 40 रुपीज पर यूनिट मिलेगा। अब एक वर्कर था जिसने 8 यूनिट प्रोड्यूस कर दिए, तो उसे कितना मिला, 320 रुपीज। 8 मल्टीप्लाइड बाय 40, 320 रुपीज उसे मिल गए। अब देखो, जिसने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए उसे 500 रुपीज मिले, जिसने 12 यूनिट प्रोड्यूस किए उसे 60 रुपीज के अकॉर्डिंग 720 रुपीज मिले। अब मान लो कि मिस्टर ए जो है वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं और 500 ले लेते हैं, मिस्टर बी जो है वो 12 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं और 720 रुपीज ले लेते हैं। अब मिस्टर ए ये सोचेंगे कि अगर मैं 2 यूनिट और प्रोड्यूस कर देता, ठीक है, तो मेरा जो वेज रेट था वो तो 120 रुपीज 220 रुपीज से क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता, क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया। यूनिट 2 ही एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए, 500 के प्लेस पर दूसरे पर्सन को क्या मिला, 720 रुपीज मिले, यानी कि 220 रुपीज क्या मिल गए, एक्स्ट्रा मिल गए। अब मिस्टर ए जो है वो मोटिवेट होंगे कि मिस्टर बी 2 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं एक्स्ट्रा और 220 रुपीज एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो क्यों ना मैं भी कल से 2 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करूं और सेकंड कैटेगरी में लाई कर जाऊं और मैं भी 220 रुपीज एक्स्ट्रा अर्न करूं। ठीक है, तो मोटिवेट करने के लिए उन्होंने एक डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम जो है वो सेटल किया, जिससे एम्प्लॉयज बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं। तो बच्चे, हमारी ये जो सारी टेक्निक्स हैं जो टेलर ने प्रपोज की हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, इफेक्टिव हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत लंबे टाइम से यूज़ की जा रही हैं और इन सभी टेक्निक्स के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस